वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। जब हम बात करते हैं वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया की, तो किसी भी वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। वो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं। उनको अगर हम बहुत देखा जाए तो वो बहुत सारे होंगे। केमिकल में भी बहुत सारे होंगे, बायोलॉजिकल में भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो एक बेसिक सेट ऑफ पैरामीटर्स है वो 10 पैरामीटर्स हैं जिनको किसी भी वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए देखा जाता है। उसमें है पीएच, टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, रेडॉक्स पोटेंशियल, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट वन हम देखते हैं pH. pH is a measure of how acidic or basic water is. The range goes from 0 to 14 with 7 being neutral. आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि pH की रेंज जो है वो 0 to 14 होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे हम टूवर्ड्स 1 जाएं तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर हम 14 की तरफ जाएं तो वो बेसिक होता जाता है। अच्छा, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? क्यों pH ज़रूरी है वाटर का मेजर करना? Excessively high and low pH can be detrimental for the use of water. High pH causes a bitter taste. Water pipes and water using appliances become encrusted with deposits, and it depresses the effectiveness of the disinfection of chlorine, thereby causing the need for additional chlorine when pH is high. हाई पीएच एक तो बिटर टेस्ट देती है पानी को, उसके साथ साथ हाई पीएच वाले वाटर से क्या होगा कि जितने भी वाटर के पाइप्स होंगे, वाटर की जो अप्लाइंसेस हैं जितनी भी आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक एक लेयर सी एक डिपॉजिट सा एक होना शुरू हो जाएगा, एंड इट डिप्रेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द। अच्छा, पानी जो हमारे घरों तक पहुंचता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन जो है वो ऐड किया जाता है। क्लोरीन की ख़ास अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। तो अगर वाटर की पीएच हाई होगी तो क्या होगा कि वो जो क्लोरीन है जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वाटर के, उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा क्लोरीन यूज़ करना पड़ेगा जितना कि पहले करना था एक नॉर्मल पीएच वाले वाटर में, उससे ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। ऑन द अदर हैंड लो पीएच में क्या होगा कि लो पीएच का मतलब है कि एसिडिक है वाटर, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कोरोजन कॉज करेगा। पाइपलाइंस जो कि मेटल के बने हुए हैं तो वो मेटल्स उसमें डिज़ोल्व होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाइपलाइंस हैं, अप्लाइंसेस हैं जो मेटल से बनी हुई हैं, उनकी कोरोजन होना शुरू हो जाएगी सरफेसेस की। इसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल वे में की जाती है। पीएच मीटर होता है जिसको हम सिंपली डिप करते हैं वाटर सैंपल के अंदर और हमें वो रीडिंग शो कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सरफेस वाटर्स, जितने भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जितने भी सरफेस वाटर्स हैं, उसमें हम टेम्परेचर जो है उसका इफ़ेक्ट बहुत ही उसका इम्पॉर्टेंट उसका रोल है जो हम देखते हैं। क्योंकि टेम्परेचर हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन नेचुरल वाटर सिस्टम। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन टेम्परेचर, और साथ ही साथ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो भी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर वाटर का कितना है। जितना टेम्परेचर कम होता है, जो कूलर वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो गैसेस हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी एज़ कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर। इसके अगर हम सोर्सेज देखें कि कहाँ से वाटर जो है वो हीट अप होगा, तो एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर है और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ हीटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ वगैरह ऐसी जो कि गर्म पानी डिस्चार्ज करती हैं, वो जब सरफेस वाटर्स में, दरियाओं में, लेक्स में डायरेक्टली वो गर्म पानी डिस्चार्ज कर देती हैं, तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो रेज़ कर देता है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वाटर बॉडीज़ के अंदर?
टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स एंड सॉल्युबिलिटी लेवल्स ऑफ केमिकल्स। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो सॉल्युबिलिटी लेवल है और जो केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो अफेक्ट होता है इससे। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। एट लोअर टेम्परेचर्स द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि आ सकता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाईज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, इज़ स्लोअर। लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है, उसमें उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाईज, उनकी ग्रोथ और उनकी रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल वे में की जाती है। सिंपली एक थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, उसको इमर्स किया जाता है वाटर के अंदर और उससे टेम्परेचर मालूम किया जाता है वाटर सैंपल का। द नेक्स्ट वन इज सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड के नाम से ही जाहिर है ये उसमें मिक्सअप नहीं हुए हुए होते, बल्कि ये उसमें सस्पेंशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आपको पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि यू कैन ईजिली सी दोज पार्टिकल्स। Solids suspended in water may consist of inorganic and organic particles और ऑफ immiscible liquids। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर ऐसे लिक्विड्स के वो ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं जो कि कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। Inorganic solids such as clay, silt and soil constituents. Organic such as plant fibers, biological cells and bacteria। तो inorganic में हमारे पास जितने भी soil के constituents हैं वो आ जाते हैं। organic में हमारे पास जितने भी biological cells हैं और plant fibers हैं तो वो आ जाते हैं। impact इसका ये है, as you can see in this picture as well, कि it is एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग। देखने में वो वाटर बॉडी अच्छी नहीं लगती। वो अगर गदला पानी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और इसके जो है वो और भी इफ़ेक्ट्स होंगे कि यही जो है वो टर्बिडिटी भी कॉज करता है। जो सनलाइट है वो उसमें उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होगी। अच्छा, मेजरमेंट इसकी जो है वो ग्रेविमेट्रिक मेथड से की जाती है। ग्रेविमेट्रिक टेस्ट जो है सिंपली जो चाइना डिश को वे किया जाता है, पहले एम्प्टी को और उसके बाद इस वाटर को लेकर उसको ओवन में ड्राई किया जाता है और फिर उसके बाद आफ्टर ड्राइनेस जो है उस चाइना डिश का वेट लिया जाता है और सिंपली सब्ट्रैक्ट करके उनका जो डिफरेंस है वो हमें बता देता है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं उस वाटर सैंपल के अंदर। The next parameter is total dissolved solids। अगेन इसके नाम से जाहिर है ये डिज़ोल्व्ड हैं, ये उसमें सस्पेंडेड नहीं होंगे बल्कि उसमें कम्प्लीटली मिक्सअप हो गए होंगे, डिज़ोल्व्ड होंगे। द मटेरियल रिमेनिंग इन द वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन फॉर द सस्पेंडेड सॉलिड्स इज़ कंसिडर्ड टू बी डिज़ोल्व्ड। तो अगर हम एक वाटर सैंपल को फ़िल्टर पेपर से गुजार लें तो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, लेकिन जो उसके जो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, दैट मीन्स कि दे आर कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। इसके सोर्सेज में आ जाते हैं अगेन हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस आ जाती हैं। Inorganic substances include minerals, metals and gases. Materials from the decay products of vegetation from organic chemicals are common organic dissolved organic constituents of water। तो जितने भी हमारे पास वेजिटेशन के यानी पत्ते जो गिर जाते हैं, कोई टहनियाँ, प्लांट्स के पार्ट्स डिफरेंट, इस किस्म के जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो जब गिरी हुई होती हैं पानी के अंदर और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका डिके हो जाता है और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, ये जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होंगे। इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स, गैसेस एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रोड्यूस एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग कलर, टेस्ट एंड ऑडर्स। तो ये जो डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं ये यूजुअली वाटर के अंदर कुछ जो कि नागवार किस्म का कलर, टेस्ट और जो स्मेल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं।
Some chemicals may be toxic and some of dissolved organic constituents have been shown to be carcinogenic. कुछ chemicals इनमें ऐसे हैं जो कि toxic हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जो कि carcinogenic होते हैं, कैंसर cause कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है, जैसे पीएच मीटर होता है उसी तरह एक टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स के लिए भी एक सिंपल मीटर होता है जिसको इमर्स किया जाता है वाटर सैंपल के अंदर और एक रीडिंग जो है वो आ जाती है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर उसका यूनिट है और इसको हम सिंपली TDS मीटर कहते हैं। Our next parameter is redox potential. redox reaction भी इसको कहा जाता है या फिर ORP यानी oxidation reduction potential। अब redox को combine कर redox is actually the combination of reduction and oxidation, ठीक है। तो it is a measure of the oxidizing or reducing potential of a water body। तो ये उसकी potential को बताता है उस water body की कि आया ये इसके अंदर जब कोई चीज़ ऐड होगी तो वो ये उसको oxidize करेगा या ये उसको reduce करेगा। Reduction potential is measured इन वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स। तो ये जो ORP है ये मेजर की जाती है वोल्ट्स में या मिली वोल्ट्स में। द ORP लेवल इन अ रिवर और ट्रीटमेंट प्लांट विल गवर्न अलॉन्ग विद DO एंड pH लेवल्स। तो सिर्फ अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का लेवल नहीं बल्कि साथ ही साथ उसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है और जो pH के लेवल्स हैं ये तीनों पैरामीटर्स मिलकर उसके किसी भी रिवर के या किसी भी वाटर बॉडी के लिए ये इनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा कि जो रिएक्शंस हैं वो किस किस्म के होंगे। आया वो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है उस वाटर बॉडी का या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। मेजरमेंट इसकी सिंपली ORP मीटर के थ्रू की जाती है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आप उसको इमर्स करते हैं वाटर सैंपल के अंदर और आपके पास एक रीडिंग आ जाती है जिससे आपको पता चल जाता है कि इस वाटर सैंपल का ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं एल्कलिनिटी। Alkalinity is defined as the quantity of ions in water that will react to neutralize hydrogen ions। तो ये किसी भी वाटर की एक ऐसी एबिलिटी बताता है कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ऐड किए जाएंगे तो वो उनको किस कदर न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दिस इज़ बेसिकली मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, कि अगर उसके अंदर एसिड्स आएंगे क्योंकि एसिड्स जब उसमें ऐड होंगे तो हाइड्रोजन आइंस जो है वो उसमें प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एल्कलिनिटी उसकी जो है वो डिटर्मिन करती है कि ये किस कदर हाइड्रोजन आइंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये यूजुअली नेगेटिव स्पीशीज़ की या नेगेटिव आइंस की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर आप इसके सोर्सेज में देखें, सोर्सेज में हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कलिनिटी नेचुरल वाटर सिस्टम इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे पास आयनिक फॉर्म, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, फिर है हाइड्रोक्सिल, उसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट और बाईफॉस्फेट हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे नेगेटिव आइंस हैं। तो ये एल्कलिनिटी जो है ये नेगेटिव आइंस की प्रेजेंस की वजह से होती है। नेगेटिव आइंस होंगे तो वो हाइड्रोजन आइंस को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इम्पैक्ट्स इनके क्या हैं वाटर में हो सकते हैं। इन लार्ज क्वांटिटीज़ एल्कलिनिटी इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट टू वाटर। अगर एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें ये जो जितने आइंस यहाँ पर जिनका जिक्र किया गया है, अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी वाटर बॉडी में प्रेजेंट हैं, किसी सैम्पल में प्रेजेंट हैं वाटर के, तो अगर उसको टेस्ट करके देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट उसका होगा। मेजरमेंट इसकी किस तरह से की जाती है? मेजरमेंट इसकी टाइट्रेशन के थ्रू की जाती है। एल्कलिनिटी मेजरमेंट्स आर मेड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर विद एन एसिड एंड डिटर्मिनिंग द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। Alkalinity is then expressed as milligrams per liter of calcium carbonate. If 0.02 normal
sulfuric acid is used in titration, then 1 ml of acid will neutralize 1 milligrams of alkalinity as calcium carbonate. तो इसमें सिंपली एसिड यूज़ किया जाता है वाटर सैंपल में फिर देखा जाता है कि किस कदर ये उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसमें डाल दिया जाता है इंडिकेटर, और जब उसका कलर चेंज होगा तो सिंपली वो जो टाइट्रेशन जो एफएससी में बहुत सारे टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह की एक टाइट्रेशन की जाती है जिससे पता चल जाता है कि उसकी अल्कलिनिटी वाटर सैंपल की कितनी है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज़ हार्डनेस। एल्कलिनिटी और हार्डनेस में डिफरेंस ये है कि एल्कलिनिटी में हमने देखा कि वो नेगेटिव आइंस की प्रेजेंस की वजह से था, हार्डनेस में हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव आइंस की प्रेजेंस की वजह से होगा। हार्डनेस इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवेलेंट मेटेलिक कैटाइंस इन सोल्यूशन। तो एक तो ये मल्टीवेलेंट होंगे, इनकी अगर आप वैलेंसी देखें जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये मल्टीवेलेंट हैं, साथ ही साथ मेटेलिक हैं, इनमें मेटल के ये कैटाइंस हैं, कैटाइंस द पॉजिटिव आइंस, राइट। तो मल्टीवेलेंट है, मेटेलिक हैं, कैटाइंस हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की है। द मल्टीवेलेंट मेटेलिक कैटाइंस मोस्ट अबंडेंट इन नेचुरल वाटर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो ज़्यादा कॉमन प्रेजेंट होते हैं आइंस जो कि वाटर में हार्डनेस कॉज कर सकते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम हैं। लेकिन इसके अलावा जो और आइंस हैं उसमें हो सकते हैं हमारे पास आयरन, मैंगनीज़, ये भी होते हैं वाटर में जो कि कॉज करते हैं हार्डनेस को। इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? सोप कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये जो हार्ड वाटर है इट डज़ नॉट मेक लादर विद सोप, सो सोप की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। Sodium soaps react with multivalent metallic cations to form a precipitate, thereby losing the surfactant properties. तो वो जो इसकी surfactant properties हैं सोडियम सोप्स की, वो कम हो जाएंगी क्योंकि ये जो multivalent metallic cations हैं ये एक precipitate फॉर्म कर लेते हैं उनके साथ रिएक्ट करके। मेजरमेंट इसकी किस तरह से की जाती है? इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू भी की जाती है या फिर इसकी भी केमिकल टाइट्रेशन की जाती है, जिसमें पता चल जाता है कि कैल्शियम की क्वांटिटी क्या है, मैग्नीशियम की क्या है किसी भी सैंपल के अंदर, और इसमें जो हार्डनेस है वो कैल्शियम हार्डनेस है या मैग्नीशियम हार्डनेस है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज़ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम यूजुअली DO एब्रीविएशन भी यूज़ करते हैं। DO एनालिसिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो गैसियस जो ऑक्सीजन है वो किसी भी वाटर बॉडी में किस कदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिज़ोल्व्ड है। ऑक्सीजन गेट्स इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर बाय एरेशन। एरेशन कहते हैं जो वाटर के साथ हवा की एक रैपिड मूवमेंट होने की वजह से वाटर में पानी के अंदर जो हवा मिक्सअप हो जाती है, ऑक्सीजन जो मिक्सअप हो जाता है, और साथ ही साथ एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो पानी के अंदर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हो सकते हैं या जो फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन उसमें जनरेट करते हैं। तो हवा से भी एंटर हो रहा होता है ऑक्सीजन, और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये दो सोर्सेस हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के होने के। वाटर के अंदर DO की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदरवाइज पानी में रह ही ना सकते अगर इसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ना होता। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स डिपेंड ऑन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन to live. The amount of dissolved oxygen in streams is dependent on the water temperature. हमने सेकेंड पैरामीटर जो कि टेम्परेचर था उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ज़्यादा जो गैसेस हैं वो उसमें सॉल्युबल होंगी। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लेकर आएँ और वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है
तो उसको अगर आप रख दें, उसको आप रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दें और उसके बाद आप उसको खोल दें, तो यू विल सी कि जो उसमें जो बिकॉज़ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये, तो उसमें आपको वो बबल आउट होती हुई नज़र आएगी और उसको अगर कुछ देर बाद आप कंज्यूम करके देखें तो यू विल फील लाइक कि उसमें उस तरह से उसकी जो गैस है वो नहीं है। तो दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होता है किसी भी लिक्विड का, तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो कम होती है। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही दैट मीन्स जितना ठंडा होगा उतनी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होगी। The amount of dissolved oxygen in streams is dependent on the water temperature. साथ ही साथ और चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। द क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट इन द स्ट्रीम, उस स्ट्रीम के अंदर जो उसके नीचे जो सेडिमेंट जो है वो उसकी क्वांटिटी क्या है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिस्टम बाय रिस्पायरिंग एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, उस पानी में जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन कितनी हो रही है, यूटिलाइज कितना हो रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पुट बैक इनटू द सिस्टम बाय फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स, और किस कदर उसमें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं वो किस हद तक उसमें वापस जो है वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रीम का फ़्लो क्या है, अगर तो वो तेज़ी से फ़्लो कर रही है तो उसमें मूवमेंट पानी की ज़्यादा होगी और एरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये डिटरमिन करते हैं कि उस वाटर में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होगा। DO is measured in standard solution units such as milligrams of oxygen per liter. यूजुअली ज़्यादातर कॉमनली mg पर लीटर ही यूज़ किया जाता है। मज़ीद भी यहाँ पर लिखे हुए हैं मिलीलीटर्स पर लीटर या मिली मोल पर लीटर या फिर मोल पर क्यूबिक मीटर। DO is measured by way of its oxidation potential with a probe that allows diffusion of oxygen into it. इसका भी सिंपली अब तो एक DO मीटर आता है, प्रोब होता है, उसको भी इमर्स किया जाता है वाटर सैंपल के अंदर या किसी भी रिवर के अंदर, जहाँ पे भी आप गए हैं, आप चेक करना चाह रहे हो तो आप वहाँ से सैंपल लेंगे, आप उस लेक का, रिवर का, जो भी वाटर बॉडी है उससे सैंपल लेंगे और आप उसमें इमर्स करेंगे DO मीटर एंड यू विल जस्ट सिंपली गेट द रीडिंग कि उसमें डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। The next very important parameter is biological oxygen demand. इसको हम BOD कहते हैं। The amount of oxygen consumed during microbial utilization of organics is called biological oxygen demand. हमने अभी DO तो पढ़ा, हमने कहा कि जो dissolved oxygen मौजूद है पानी के अंदर, तो उसमें एक जो हमने फैक्टर देखा था वो था कि कंजम्पशन कितनी हो रही है। जितने भी ऑर्गेनिक्स मौजूद होते हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जो उस पानी में ऑर्गेनिक्स मौजूद होते हैं वो उनकी डीकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा क्या होगा कि इन दैट यूटिलाइजेशन क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी। ये जो यूटिलाइजेशन है माइक्रोब्स जो कर रहे हैं इस ऑक्सीजन की, किस मकसद के लिए, ऑर्गेनिक्स की डिके और डीकम्पोजिशन के लिए, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितनी ज़्यादा उसमें उस किसी भी पानी में ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा ताकि वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करना शुरू करें। तो उससे क्या होगा, BOD जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो यूज़ करता जा रहा है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूटिलाइजिंग दैट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन for decomposition of organic matter that is present in that water. इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है BOD is equal to DOI minus DOF divided by P. DOI is initial initial dissolved oxygen और DOF is the final dissolved oxygen. तो P इसमें क्या है, P is the decimal fraction of the sample in a 300 ml bottle. तो इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है सिंपली कि
300 ml की BOD बॉटल्स होती हैं जो कि एम्बर ग्लास की होती हैं। पिक्चर में आप देख भी सकते हैं एम्बर ग्लास है, ताकि इसमें लाइट जो है वो पेनिट्रेट ना करे। इसमें क्या किया जाता है कि ये एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं और इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसको वाटर सैंपल को रखा जाता है 5 डेज़ के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में वो कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये दी जाती हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इनिशियली DO मालूम करके उसके बाद इसको एयर टाइट करके 5 डेज़ के लिए छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि अब इसमें बाहर से और तो ऑक्सीजन नहीं एंटर हो सकती। तो अब क्या होगा कि इन बॉटल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो यूटिलाइज़ करेंगे इसकी ऑक्सीजन, और 5 डेज़ के बाद इसकी DO जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको यूटिलाइज़ कर दिया है इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक्स। तो क्या होगा कि 5वें दिन पर जब आप DO मालूम करेंगे इसकी, तो वो होगी DOF या DO5 भी उसको लिखा जाता है अक्सर। तो DO जो फाइनल होगी वो कम हुई होगी क्योंकि वो यूज़ हो गई। तो क्या होगा कि आप DO इनिशियल से DO फाइनल जो है उसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे P के साथ। P जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है जो कि ऑलरेडी गिवन होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास BOD आ जाएगी कि किस कदर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी है। अगर हम BOD और COD का डिफरेंस देखें तो उससे ये है कि आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब BOD में होता क्या है कि BOD इज़ ओनली अ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उस डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ये वो है। जबकि COD में क्या होगा, COD refers the requirement of dissolved oxygen for the oxidation of organic and inorganic constituents both। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों की। BOD में सिर्फ ऑर्गेनिक्स की डिकम्पोजिशन हो रही है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, जबकि COD में ऑक्सीडेशन हो रही है ऑर्गेनिक्स प्लस इनऑर्गेनिक्स की। लिहाजा COD जो है वो हमेशा BOD से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लिहाजा इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। Although some of the organic compounds which can be broken down by microorganisms are accountable for the biological oxygen demand, they may not be encountered in measuring chemical oxygen demand। अगर हम COD को अलग से देखें कि इसकी मेजरमेंट वगैरह कैसे की जाती है, तो COD measurements are commonly made on samples of waste waters or of natural waters contaminated by domestic or industrial wastes। तो जो वेस्ट वाटर ऐड हो रहा होता है रिवर वाटर्स के अंदर, या जो आपके पास जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं या जो वेस्ट वाटर्स आ रहे होते हैं, ये उनके लिए ये मेजर किया जाता है। Chemical oxygen demand is measured as a standardized laboratory assay in which a closed water sample is incubated with a strong chemical oxidant under specific conditions of temperature and for a particular period of time। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वाटर सैंपल को इंक्यूबेट किया जाएगा, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट ऐड किया जाएगा, और वो इसमें भी वैसे ही ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उस वाटर सैंपल को रखा जाएगा विद दैट स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। और इसमें जो ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि कॉम्बिनेशन में उसके साथ यूज़ किया जाता है बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। That was all. Thanks for watching.